तो सजीवों के अंदर दूसरी चीज आती है हमारे पास में प्रजनन। प्रजनन क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता। क्या शब्द उपयोग में ला रहे हैं? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन कहलाती है ना। अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहलाती है? प्रजनन। ये केवल किस में होता है? केवल सजीवों में, है ना। तो ये सजीवों के लिए क्या हुआ? अभिलाक्षणिक गुण। यहां पर एक और चीज क्लियर कर देता हूं कि सजीवों के लिए क्या हो गया हमारे पास में? अभिलाक्षणिक गुण हो गया, है ना। और ये क्या हो गया? आंतरिक लक्षण भी है, लेकिन निश्चयात्मक गुण नहीं है। अब आप कहोगे ऐसा क्यों? निश्चयात्मक गुण नहीं होने का मतलब ये हो गया कि जैसे कि बाज हैं, जो बद्ध होते हैं, उनमें बच्चों का या संतान का जन्म नहीं होता। ऐसी स्थिति में यानी कि हर सजीव क्या कर सकता? प्रजनन करता है, लेकिन अपवाद स्वरूप कुछ में प्रजनन नहीं होता। अपवाद स्वरूप कुछ में क्या नहीं होता? कुछ में प्रजनन नहीं होता। अपवाद स्वरूप कुछ में प्रजनन नहीं होता। और जिनमें प्रजनन नहीं होता तो मुझे बताइए वो उसका अभिलाक्षणिक गुण तो हो गया। मेरी बात को समझना, जैसे वृद्धि अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन निर्जीवों के अंदर भी क्या हो रहा है? वृद्धि हो रही। हिम जो है, पत्थर हमारे पास में जो बर्फ के टुकड़े हैं वो इकट्ठे हो रहे हैं, चुंबक के पास से निकल रहे चुंबक इकट्ठी हो रही है। उसी प्रकार से प्रजनन होना किसका लक्षण है? सजीवों का लक्षण है। निर्जीवों में बिल्कुल नहीं होता, ठीक है, लेकिन हर सजीव में भी तो नहीं हो रहा है। अगर मान लो जैसे वृद्धि जो हमने शब्द यूज करी थी वो सजीवों में हो रही थी, निर्जीवों में नहीं हो रही थी, लेकिन एक रूप से देखी जाए तो हो रही थी, है ना, जो कि उत्क्रमणीय प्रकार की थी। लेकिन इसी प्रकार के अगर प्रजनन को देखो, ध्यान से समझना मेरी बात को, ये समझ में आने वाला नहीं है। बाकी प्रजनन को देखो तो प्रजनन हो रहा है, निर्जीवों में प्रजनन नहीं हो रहा है, लेकिन प्रजनन हर बार हर सजीव में नहीं हो रहा है। कुछ ऐसे सजीव हैं जिनमें प्रजनन नहीं होता। और जैसे कि प्रजनन की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रजनन के भी दो प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। एक तो लैंगिक है, दूसरा अलैंगिक है। एक तो लैंगिक है, दूसरा अलैंगिक है। लैंगिक किसे बोलेंगे? जिसमें नर व मादा युग्मक अलग अलग हो। युग्मक यानी कि जिससे युग्मनज से जो युग्मक बनते हैं, शुक्राणु और अंडाणु जो बनते हैं, वो अलग अलग जगह हों, जैसे कि मेल और फीमेल दोनों में हो। तो मनुष्य के अंदर नर और मादा अलग अलग होते हैं, उस लैंगिक जनन होगा। उनमें क्या होगा? लैंगिक जनन। और अलैंगिक क्या होगा? शरीर के किसी भाग से एक ही जनक द्वारा, एक जनक, कोई भी, भले मम्मी हो भले उसका पापा हो, यानी कि एक जनक द्वारा क्या बनाएंगे? एक जनक द्वारा क्या बना लेंगे? वो नई संतान बना लेंगे, संतति उत्पन्न करेंगे। उसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक जनन। उसे अपन क्या बोलेंगे? बोलो, अलैंगिक जनन। कौन कौन सी है? मुकुलन है ना, बड़ी जो होती है, मुकुलन हो सकता है आपका, विखंडन हो सकता है ना, बहुविखंडन हो सकता है ना, अंकुरण हो सकता है, और अगर कृत्रिम विधि से करा रहे हो तो कलम हो सकता है। ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आप लोगों के लिए अलैंगिक जनन है। तो लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन यानी कि प्रजनन की जब बात करें तो सजीवों का अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन यह भी निश्चयात्मक गुण नहीं है, निश्चित नहीं है। तीसरी चीज हम बात करें, अगली बात हमारे पास में जब प्रजनन हो जाता है तो बात आती है गति की। सजीव के अंदर जितने भी सजीव हैं उनमें क्या पाया जाता है? कौन सा गुण पाया जाता है? गति पाई जाती है। सजीवों में गति होती है। तो सजीव के अंदर तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे अपन? गति। देखिए गति क्या है? मूवमेंट किसी भी चीज हो उससे अपन क्या बोलेंगे? गति पाई जाती है। सजीवों में होती है। किसमें होती है? सजीवों में होती है। निर्जीवों में भी पाई जाती है,
लेकिन किसी दूसरों के कारण, ठीक है। जैसे कि लकड़ी का जो गट्टा है कट जाने के बाद में निर्जीव हो गया, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगा लुढ़क के। अगर आप उसको लुढ़का दे, मार्कर को लुढ़का दे तो ये लुढ़केगा। तो गति भी अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन निश्चयात्मक नहीं है, निश्चयात्मक नहीं है। सजीवों के लिए गति जो है वो क्या अभिलाक्षणिक गुण है, लेकिन निश्चयात्मक नहीं है। हर बार गति जो है वो सजीवों में ही होगी। अब पादप के अंदर कैसे होगी? पादप सजीव है लेकिन गति नहीं होती है। देखिए पत्ते हिलते हैं, जो पर्ण है वो आपकी हिलती है ना, छुई मुई है। सूर्यमुखी है, आपने देखा होगा, सूर्यमुखी जो है वो जिधर सूर्य होगा उस तरफ मुड़ जाएगा, है ना। छुई मुई को आप छूते ही, वो स्पर्श करते ही बंद हो जाएगा, है ना। ये सारी चीज़ें गति के ही उदाहरण हैं, लेकिन गति भी हमारे पास में निश्चयात्मक गुण नहीं है। तो गति के बाद में कौन सा पॉइंट आता है? उपापचय। ये निश्चयात्मक गुण है। क्यों? ध्यान देना, क्योंकि प्रत्येक सजीव रसायन से बना है, ऐसा कोई भी सजीव नहीं है जिसमें रसायन नहीं है, जिसमें उपापचय क्रिया नहीं हो रही है, जिसमें अपचय क्रिया नहीं हो रही है। ऐसा कोई भी जीव नहीं है जिसमें उपापचय और उपचय क्रिया नहीं हो रही है। यानी कि यह एक महत्वपूर्ण लक्षण है। अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि निम्न में से किस में सजीवों के अंदर कौन सा निश्चयात्मक गुण है, वहां पर वृद्धि भी होगी, वहां पर जनन भी होगा, प्रजनन, वहां पर गति भी होगी और वहां पर उपापचय भी होगा। तो घबराना नहीं है, उपापचय पे सीधा सा ठोक देना है, क्योंकि उपापचय इसका सही उदाहरण है। करेक्ट उत्तर यही होगा, उपापचय। जो सजीव और निर्जीव के मध्य की जो तुलना थी, मैंने आपको एक ही व्याख्यान में पूरा का पूरा कंप्लीट कराने की कोशिश करी है। अगली क्लास के अंदर हम एक नया टॉपिक लेंगे वापस शुरुआत से, है ना। अब शुरुआत से ये मत समझना कि मैं वापस आप लोगों को कवक पढ़ाऊंगा, कवक के लाभ पढ़ाऊंगा, वापस मैं आपको जीवाणु पढ़ाऊंगा, जीवाणु के लाभ पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको सेल्फ हमारे वीडियो जो पुराने बने हुए हैं उनको देखना है ना। मैं इसीलिए उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं चाहता तो वापस रीड 2021 0.1 कर सकता है या 0.2 से चालू कर सकता है, पर ऐसा नहीं करना है हमको। पुराने वीडियो बने हुए हैं, उनको तसल्ली से देखिए, आराम से देखिए। कुछ समझ में नहीं आए तो प्रश्न कीजिए, कमेंट कीजिए, पर अपने मित्रों तक पहुँचाइए। तब तक सुरक्षित रहना है, कोरोना के साथ में दो हाथ नहीं करना है, पढ़ना है। जय हिंद, जय भारत।